नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो संस्कृत व्याकरण के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कशन कर दिए थे। उस वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण का पूरा सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न बताया था और उसके बाद हमने बताया था कुल 7 ऐसे टॉपिक के बारे में। उन 7 टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो संस्कृत व्याकरण में है 45 से लेकर के 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम वर्ण विचार उसके पहले टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ऐसे ही करते करते हम सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो ये जो वर्ण विचार है यानी ये जो वर्ण टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में आप पढ़िएगा तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम में 3 से लेकर के 5 नंबर इसमें जाता है। तो टॉपिक अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि संस्कृत व्याकरण थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, इसलिए हम केवल वैसे ही टॉपिक को लिए हैं जिससे नंबर ज़्यादा आए और आपको पढ़ने में आसानी हो। तो उसमें हमने 7 टॉपिक के बारे में बताया था उस वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, क्योंकि यदि आप उस वीडियो में दिए गए सारे जो चीज़ हमने बताया उसको फॉलो करते हैं तो आप संस्कृत में 80 नंबर आराम से पा लेंगे। ठीक, तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे वीडियो का लिंक। उस वीडियो में हमने बताया था कि वर्ण, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, यह 7 ऐसे टॉपिक हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में इन 7 टॉपिक को मिला देंगे हम लोग तो कम से कम आप लोग का 45 से लेकर के 50 नंबर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी क्लासेस हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बाकी व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी क्लासेस की नोटिफिकेशन और कोई भी फ्री PDF जैसे ये फॉर्मेट हम जो बनाए हैं ये पूरा फॉर्मेट आपको वहीं पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो उसका भी लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग सब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्याकरण के बारे में, क्योंकि हमारा आज का पहला डे है संस्कृत व्याकरण में, माफ़ करिएगा दूसरा डे है। पहला डे में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे तो उसमें हम लोग व्याकरण का परिभाषा के बारे में नहीं समझे थे। व्याकरण का परिभाषा वैसे तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको हल्का फुल्का मालूम रहना चाहिए और आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि व्याकरण, हम हिंदी में भी पढ़े हैं और संस्कृत में भी पढ़े हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। बस मतलब वह शास्त्र है हमारा व्याकरण, वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध क्या क्या सिखाता है, बोलना सिखाता है, बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, ठीक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। यह परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन आप लोग को दिमाग में रखना है। अब हमारा शुरू होता है आज का टॉपिक, मेन टॉपिक, जिसका नाम है वर्ण। तो वर्ण का जो परिभाषा है यह भी आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, लेकिन यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए, कभी कभी पूछा है एक आध बार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा कि वर्ण उस मूलधन को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, मतलब वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम्पल आप तो जानते ही होंगे, आ हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्षो दीर्घ, इस प्रकार से आप लोग का वर्ण में आ जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि वर्णों की संख्या टोटल कितनी है संस्कृत में। तो संस्कृत में हम बात करते हैं कि वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, तो संस्कृत में टोटल वर्णों की संख्या है हमारा 52। ठीक, टोटल वर्णों की संख्या है 52 और वर्णों का यानी जो 52 जो वर्ण है इसका जो समूह कर देंगे, यानी वर्णों का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं, माफ़ करिएगा, वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ये सब जो थोड़ा बहुत चीज़ है ये आपका हिंदी व्याकरण से भी मैच करता है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वर्ण का प्रकार, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाता है वर्ण के प्रकार से, क्योंकि 3 से 5 नंबर आपका वर्ण से केवल पूछा जाता है, तो ज़्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 3 से 5 नंबर,
तो ये वर्णों के प्रकार से ही पूछेगा। तो वर्ण का मेनली प्रकार दो ही होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण को 3 भाग में भी बांटा गया है और व्यंजन वर्ण को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो पहले हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में जान लेते हैं। स्वर्ण वर्ण को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। इन तीनों के बारे में हम लोग चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर वर्ण का नाम ही है स्वर, यानी कि स्वयं। स्वर वर्ण का क्या है? स्वयं, यानी इसका जो उच्चारण होगा, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, मतलब यह खुद से ही इसका उच्चारण होता है। और इसका एग्जाम्पल आप जानते ही होंगे, आ हर्ष ए दीर्घ हर्ष ओ दीर्घ री, बड़ी री, ए आई ओ औ अन अ और री, इस तरह से। तो संस्कृत में, हिंदी में हम बात करेंगे तो हिंदी में स्वर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि 11 होते हैं, लेकिन वही हम बात करते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में इस स्वर की संख्या 13 होती है। अब आप सोचेंगे कि 2 ठे बढ़ कैसे गया, तो इसमें बड़ा री लिया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, और री को भी काउंट किया जाता है। इन दोनों को, यह दोनों एक्स्ट्रा हैं हिंदी के। बाकी आ हर्ष ई दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, री, और ये जो बड़ा री है यह एक ऐड होगा, उसके बाद री ऐड होता है। ठीक, तो यह दोनों एक्स्ट्रा हैं, मतलब संस्कृत में 2 ज़्यादा होते हैं हिंदी व्याकरण से। तो स्वरों की संख्या पूछेगी संस्कृत में तो 13 ही आपको बताना है, और 13 में यह दोनों जो हैं यह ज़्यादा होते हैं, मतलब 11 ठे तो वही हिंदी ही वाले होते हैं, और 2 ठे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बड़े री और ली। ठीक है, तो स्वर की संख्या हमने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं स्वरों के प्रकार की ओर, और स्वरों के प्रकार में हमारा सबसे पहला जो स्वर है वह है हर्ष स्वर। क्या है? हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर वैसे स्वर को कहते हैं हम लोग जिसको बोलने में, यानी जिसका उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगे। कितना? तो 1 मात्रा का समय लगता है, मतलब हम इसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग तुरंत बोल सकते हैं। अब आप खुद से मन में सोचिएगा कि हम कौन कौन से वैसे स्वर हैं जिनको हम तुरंत बोल सकते हैं। तो जैसे का एग्जाम्पल हो गया अ को बोलने में हमको कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा, केवल कंठ से डायरेक्ट निकलेगा अ। उसी प्रकार से हम लेंगे छोटी ई, हर्स्व ई, माफ़ करिए दीर्घ ई नहीं, हर्स्व ई को भी बोलने में केवल ई इस प्रकार से लगेगा। उसके बाद बात करेंगे ऊ, तो ऊ में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब जितना भी हर्स्व है वो सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। जैसे अ, फिर हर्स्व ई, हर्स्व ऊ, फिर छोटा री, फिर उसके बाद ली। ये जो पांचों हैं ये है हमारे हर्ष स्वर के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक, 5 ठे है, आपको पांचों को याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर की संख्या है टोटल 4, ओनली 4। 4 ठे कौन कौन है भाई? तो सब बड़ा, जैसे अ के बाद आ आता है, आ हो जाएगा इसमें, फिर छोटी उसमें थी तो इसमें बड़ी हो जाएगी, छोटी उसमें था तो इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा, और छोटा री उसमें था तो इसमें बड़ा री हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कुल संख्या हो जाएगा 4 ठे। उसके बाद हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वैसे स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, और प्लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगे। 3 मात्रा का समय मतलब कौन सा हो गया भाई? तो 3 मात्रा का समय, जैसे मैं इसका वन एंड ओनली एग्जाम्पल है ओम। ओम का जो उच्चारण होता है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ओ, और उसके बाद इस तरह हलंत देकर ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें 3 मात्रा इंक्लूड होते हैं, और ओम इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए इसको 3 मात्रिक स्वर यानी प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो प्लुप्त स्वर का उदाहरण केवल एक होगा ओम। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका स्वर के प्रकार। ज़्यादा आपको नहीं बोलना, हम पहले ही बता दिए काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। फिर है व्यंजन। व्यंजन भी 3 प्रकार से बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं बारी बारी से। तो स्पर्श व्यंजन नॉर्मली जो क से लेकर के म तक का जितना व्यंजन होता है वो सारे स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। जैसे क वर्ग के अंदर 5 गो आ जाएगा, क ख ग घ अंग, प्लस में च वर्ग च छ ज ज ई, इसमें 5 ठे आ जाएगा। फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, इसमें 5 बार आ जाएगा। फिर त वर्ग त थ द ध न, इसमें 5 ठे आ जाएगा। और उसके बाद प वर्ग में प फ ब भ म, इसमें 5 गो आ जाएगा। यानी टोटल 5, 10, 15, 20, 25 स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या हो जाएगी 25। क से लेकर के म तक जितना भी आता है व्यंजन वो सारा का सारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। इसकी संख्या कितनी होगी?
25 टे इसकी संख्या हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो क से लेकर के म तक तो हम लोग देख लिए, क से लेकर के म तक तो हमने देख लिया। उसके बाद 4 ठे इसका संख्या कितना होगा, 4 ठे। उसके बाद 4 ठे कौन होगा भाई, य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये 4 ठे जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। और उसके बाद जो 4 ठे बचा रहेंगे, य, र, ल, व के बाद तलावी श, मूर्धनी श, दांती श, हाँ, ये 4 जो है ये आपके हो जाएंगे उष्ण व्यंजन के। तो इसको सीरियल बाय सीरियल आप लोग को याद रखना है। ये 25 ठे हो जाएगा स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 ठे हो जाएगा, य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन 4 ठे हो जाएगा, तलावी सा, मूर्धनी सा, दांती सा, हाँ। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा व्यंजन। लेकिन आप देखिएगा तो व्यंजन में मेनली तो हमने 3 प्रकार के बारे में पढ़ा, इसके अलावा भी 2-3 प्रकार जो है आपको व्यंजन में पढ़ना है, और जिससे एग्ज़ाम आपके बोर्ड में बनते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो 3 टॉपिक हैं, अयोग्य वाह किसको कहते हैं, द्विगु व्यंजन किसको कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वाह है, निम्नलिखित में से कौन द्विगु व्यंजन है, और निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है। तो तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अयोग्य वाह। तो अयोग्य वाह की टोटल संख्या होती है 2, कितना, ओनली 2। अयोग्य वाह में ऐसी अन और अ, यह दोनों आ जाता है आप लोग का अयोग्य वाह में, अन और अ, यह आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेंगे। उसके बाद द्विगु व्यंजन, द्विगु व्यंजन में आपका हो जाएगा ड़ और ड़, ड़ और ड़, ड़ और ढ, यह दोनों जो आपका हो जाएगा ये द्विगु हो जाएंगे। इसकी भी संख्या 2 ठे हो जाएगी। तो अयोग्य वाह और द्विगु का संख्या 2 ठे होता है, और अयोग्य वाह में अन अ होगा, और द्विगु में ड़ और ड़ होगा, ठीक। अब उसके बाद बचा संयुक्त। तो संयुक्त व्यंजन का नाम ही है संयुक्त। संयुक्त मतलब कोई व्यंजन के जोड़ से बनेगा ये, ठीक। तो संयुक्त व्यंजन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, और प्लस 1 ठे आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना रहता है। तो मेनली बात करें तो इसके अंतर्गत में होता है पहला छ, क्षत्रिय वाला छ, उसके बाद त्र, और उसके बाद ज्ञ। अब इनका यह किसी ना किसी व्यंजनों के मेल से बना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं छ के बारे में। तो आप इसका उच्चारण करेंगे छ, तो इसके नाम में स कहीं ना कहीं आ रहा है, तो क हलंत प्लस स हलंत। हलंत का मतलब इसका मान आधा हो जाएगा, तो क हलंत प्लस छ हलंत मिलकर के बनता है छ, ठीक। उसके बाद त्र में आप लोग पढ़िएगा त र, 2 ठे वर्ण आ रहा है, तो त हलंत प्लस र हलंत, इन दोनों के मिल से त्र बना है। उसके बाद ज्ञ के बारे में बात करें तो ज्ञ भी आप पढ़िएगा, तो ज्ञ लास्ट में इ आ रहा है, तो ज हलंत प्लस इ हलंत जोड़ से यह बनता है। इन तीनों का आपको मेनली याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और एक ठे आप लोग का रहता है एक्स्ट्रा में, श्रमिक वाला जो स्र होता है उसको पूछा जाता है, श्रमिक वाला स्र को। यह कैसे होता है, तो स और प्लस में र, स हलंत प्लस र हलंत, इससे बनता है स्र। तो इस प्रकार से आपका यह जो व्यंजन है, माफ़ करिएगा जो वर्ण है, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप सोचिएगा काफ़ी कम पढ़ाया हम, तो हमने पहले ही आपको बताया कि हम वैसे ही क्वेश्चन, वैसा ही टॉपिक बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको तो संस्कृत व्याकरण ज़िंदगी भर पढ़ना नहीं है। इसके बाद 10th के बाद आपका संस्कृत से पूरा नाता ही छूट जाएगा, क्योंकि यदि आप साइंस ले लेंगे तो या तो PCM या तो PCB लीजिएगा, और उसमें हिंदी और इंग्लिश लेना होगा। कॉमर्स में भी सेम हिंदी और इंग्लिश, और आर्ट्स में भी हिंदी और इंग्लिश। तो संस्कृत तो दूर दूर से आप लोग का रिश्ता टूट जाएगा। तो इसीलिए हम वैसे ही टॉपिक को बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम तक जो आपके काम है। तो हमने जितना भी बताया 7-8 टॉपिक केवल बताया ही हमने, जिसमें हमने बताया सबसे पहले तो आपको याद रखने वाला चीज़ है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। उसके बाद वर्णों के प्रकार कभी नहीं पूछेगा, यह दोनों कभी नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन स्वर वर्ण का प्रकार पूछ लेगा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर। और व्यंजन का भी पूछेगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पूछ लेगा आपका कि क कौन सा व्यंजन है, तो क स्पर्श व्यंजन है। पूछ लेगा तलाबी सा कौन सा व्यंजन है, तो तलाबी सा उष्ण व्यंजन है। इस प्रकार से यहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इन तीनों से तो क्वेश्चन पूछने ही है, किसी ना किसी एक से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या तो अयोग्य वाह पूछेगा, या तो द्विगु व्यंजन पूछेगा, या फिर संयुक्त व्यंजन पूछेगा। तो तीनों से आप लोग को याद रखना होगा। बाकी इतना ही आपको पढ़ना है वन टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है संधि। तो संधि
के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा संधि टॉपिक पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपका कमेंट का मैं इंतज़ार रहेगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।